बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी साहब का सलाम कबूल कीजिए। आज के प्रोग्राम में भी काफ़ी अच्छी खबरें होंगी। भट्टी साहब, एक आगे जाके बताएंगे कि एक तो मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, या कह लें आप शरीफ ख़ानदान और जरदारी साहब और भुट्टो ख़ानदान, अगर तो ये इक़्तिदार में हों तो सब अच्छा है, और अगर ये इक़्तिदार में ना हों और अपोजिशन बेंचों पे बैठे हों या इनका मुहासबा हो रहा हो तो फिर कोई चीज़ भी अच्छी नहीं होती और अच्छी नहीं लगती। तो अब एक नई चीज़ चल रही है। मंजूर वसान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो ख्वाब देखने में बड़ी महारत रखते हैं। उनको एक ख्वाब आ रहा है मुसलसल, और कल परसों उन्होंने उसका इजहार भी किया कि 2020 में इमरान खान साहब उनको नज़र नहीं आ रहे। तो मैं आपसे भी पूछूंगा, कुछ अगर शेयर करना चाहें आप ख़बरें, कि ये इसका स्क्रिप्ट कौन लिखता है इस ख्वाब का, और ये ख्वाब दिखाता कौन है इनको, और फिर आगे बयान कैसे किया जाता है, और इस ख्वाब के पीछे मामलात क्या होते हैं। क्योंकि मंजूर वसान साहब गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन ये बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब या किसी और के माउथ पीस भी होते हैं। ज़रा सुनिए कि वो नए ख्वाब के बारे में क्या बताते हैं। इमरान खान मुझे 2020 में नज़र खुद एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहा है। 2020 इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है, और 2020 में ये इत्तेहाद जो इमरान खान के साथ सब टूट जाएंगे। इसी के ही असेंबली से एक और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा। भट्टी साहब, कुछ बताएंगे आप हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबर साहब, कुछ ख्वाब तो ख्वाब होते हैं और उन पर ना सीक्रेट एक्ट लगता है ना तौहीन अदालत लगती है, और कुछ ख्वाब बनाए जाते हैं। मंजूर वसान साहब ने 2002 28 जनवरी को फरमाया कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं होंगे। उनके ख्वाब के मुताबिक वो ये भी बता देते, एक आधा ख्वाब तो उन्हें ये भी आया था कि नवाज शायद आसफ अली जरदारी 2020 में अंदर हो। ये उन्होंने अपने करीबी दोस्त को सुनाया था कि मुझे इनका फ्यूचर ठीक नहीं लगता। लेकिन बहरहाल टीवी के कहने पे लिए हर पॉलिटिशियन की एक मजबूरी है, अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ वो बात नहीं कर सकता। बिल्ली को छिछड़ी के ख्याल ही आते हैं। मैंने पहले भी दर्जनों मरतबा कहा कि ये हुकूमत जो मौजूदा है, मोहतरम इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, इन्हें अपोजिशन से ना कल खौफ था, ना आज खौफ है, ना कल खौफ हो सकता है। बारहा दफ़ा कह चुका हूँ कि करप्शन की दलदल लूट मार है। ये भी झूठा हो रहा है। साबर साहब, मैं आपको भी आज चैलेंज करता हूँ, आपसे वैसे मैं डरता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि ये हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं कर रही है, अपोजिशन के साथ मिली है। भट्टी साहब, जो जरदारी साहब के मेरी बात मुकम्मल कर लेने दे, फिर जो आप हुक्म करेंगे। जितना ये हुकूमत अपोजिशन को फेवर कर रही है ना, ये नवाज शरीफ होता है इमरान खान को डकार की तरह खा जाता। मैं देखता प्रोडक्शन ऑर्डर किस तरह पीटीआई के बंदे का निकलता। जरदारी साहब के खिलाफ जो केस चल रहा है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दौर का चल रहा है। नवाज शरीफ साहब के दौर का जो केस चल रहा है 1992 का, 96 का, या नवाज शरीफ के दौर का चल रहा है, इस हुकूमत ने जितनी फेवर अपोजिशन की है, कोई एक केस बताए जिन्होंने अपोजिशन के खिलाफ किया हो। अपोजिशन नहीं, सॉरी, अपोजिशन तो लफ्ज कहना ज्यादती है। दो खानदान जिन पे अरबों रुपए लुटने का माल है। डॉक्टर शाहिद को तो आप मसूद को FIA के पर्चे में पकड़ा देते हैं, जरदारी साहब की तरफ तो पर जलते हैं आपके FIA को पर्चा देने के लिए, वो इंक्वायरियाँ करती है। तो ये हुकूमत तो फेवर कर रही है उनकी, दानिस्ता या गैर दानिस्ता मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक बता दें, इस हुकूमत ने नवाज शरीफ के 5 साल दौर, नवाज शरीफ और जरदारी साहब के 5 साल दौर या 25 साल दौर के खिलाफ एक केस रेफरेंस भेजा हो अभी तक, 25 जुलाई के बाद आज तक? अच्छा भट्टी साहब, मेरी बात हुई पीपल्स पार्टी के काफ़ी अंदर के लोग, उनसे मैंने पूछा ये मंजूर वसान साहब का जो ख्वाब है, इसके पीछे क्या मंत्र है? क्योंकि ख्वाब स्क्रिप्टेड है, और पहले भी इनको जो ख्वाब आते थे वो स्क्रिप्टेड होते थे, स्क्रिप्ट कोई और देता था, ये आगे आके बयान कर देते थे। तो मैंने कहा ये चक्कर क्या है? तो उन्होंने बड़ी राजदारी में जो बात बताई वो ये थी कि 2020 का वर्ड बोला गया। ज़रा गौर कीजिए, 2020 2020 में, यानी कि अगले साल। मैं कहते हैं अगले साल आप देखें ना, अगले साल कौन नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों ये बात मुसलसल कह रहे हैं। जरदारी साहब तो कई दफ़ा कह चुके हैं
कि जनाब जो लाड प्यार आप इमरान खान साहब से कर रहे हैं वो लाड प्यार आप हमारे साथ भी कर लेते, हमसे करें, हम आपको मुहैया करते हैं अपनी सर्विसेज। तो नवंबर 19 में भट्टी साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट का महीना है, महीने रह गए हैं 10 सिर्फ। तो वो कहते हैं कि असल जो चीज़ है वो ये है कि इनका ख्याल है कि नवंबर तक, नवंबर भी नहीं बल्कि वो कहते हैं 2 महीने पहले ही चीज़ें शुरू हो जाती हैं, चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे पास है महीने सिर्फ 8, मुश्किल 8 महीने हमने किसी ना किसी तरीके से गुजारने हैं। वो FIA को भी हमने सब्ज़ बाग दिखाने हैं, उनको भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखेंगे, GIT को भी लगाए रखेंगे, नैब को भी लगाए रखेंगे, कुछ स्पॉट फिक्सर हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, उनके साथ भी मामलात हैं, वो भी फेवर करेंगे। सिस्टम के अंदर कुछ और लोग बैठे हैं वो भी फेवर करेंगे। तो हम खींचतान के ले जाएंगे अगस्त सितंबर तक, और उसके बाद रिटायरमेंट का आ जाएगा टाइम। और फिर वही मुझे मरीम नवाज़ साहिबा वाला ट्वीट याद आ रहा है, जब क़यादत चेंज हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अब वो चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, फसलें लहला रही हैं, परिंदे पता नहीं क्या कर रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं। तो वो सारा मतला पीपल्स पार्टी, ये जो मंजूर वसान साहब का ख्वाब है, ये स्क्रिप्टेड ये है। तो ये कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ, उनकी रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, वो रिटायर हो चुके हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और एक और उसके सपोर्ट में आपको बताऊं कि नज़रसानी की अपील भी फ़ाइल कर दी है कि जो पिछला फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो सही नहीं था, और उसमें वर्बली कुछ कहा गया, फिर हुक्म कुछ आया, उसमें FIA ये कर रही है, ये मेरे पास सामने ही है। आसिफ जरदारी FIA बैंकिंग कोर्ट में हतमी चालान दाखिल करने में नाकाम रहा। FIA इदारों की मदद के बावजूद काबिले जुर्म शवाहिद तलाश न कर सका। FIA की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट ने GIT तश्कील दी। GIT ने मौक़िफ़ शामिल किए बगैर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। GIT ने भी मामले की मज़ीद इंक्वायरी की सिफारिश की। कानून की अदम मौजूदगी में मुख्तलिफ इदारों की GIT नहीं बनाई जा सकती। मुकदमा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का कोई जवाज़ नहीं। तो ये नज़रसानी की अपील। तो मंजूर वसान के ख्वाब के पीछे तो ये चीज़ है भट्टी साहब। देखिए साबर साहब, मैं अर्ज़ करता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई भी हो, वो मुल्क का सिपा सलार होता है, किसी एक जमात का नहीं होता। और उसके लिए उसकी प्रायोरिटी पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों से बचाना होता है, और उसकी हिफाजत के लिए जदोजहद करना होता है। मुझे भी एक ख्वाब आया था, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप अगला क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक शख्स था, FA नया किया था, माँ उसको बड़ी प्यारी थी, हर दिल अजीज़ थी, माँ से बहुत मोहब्बत करता था, माँ ने ज़्यादा पाला था, बाप उससे दूर रहा। अचानक उनकी वालदा की डेथ हो जाती है। वो कुछ देर तक अपनी वालदा के कमरे में नहीं गए साहब, कुछ देर तक अपनी वालदा के कमरे में, क्योंकि जहाँ बेड पड़ा था, जहाँ चेयर पड़ी थी, जहाँ वो माँ के कंधे पे सर रखता था, दुआएं लेता था, 1.5-2 माह बाद वो अचानक गए तो उस कमरे में सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हुई थी। उसका क्वार्टर चेंज हो गया, उसका सोफ़ा चेंज हो गया। तो उसने अपनी पुप्पी के साथ बड़ी लड़ाई की कि मेरी माँ की निशानियाँ भी मिटा दी आपने। इस जगह तो मेरी माँ बैठती थी, इस जगह ये पड़ा था। लेकिन ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, ख्वाब तो किसी को भी आ सकते हैं, इन पर पाबंदी नहीं। मंजूर वसान की ख्वाबों पे ना जाए। आप मुझे बताएं, आपकी इस हुकूमत ने जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सब मोहतरम साकिब निसार मेरे बुजुर्ग थे, नहीं हैं, आज ज़्यादा है, कल रिटायर होने से बाद में ज़्यादा है, उन्होंने नैब को क्या भेज दिया केस मुकम्मल करके। नैब ने अभी तक किसी एक मुल्ज़िम को क्यों नहीं बुलाया? ये NRO यही होता है ना, चीज़ डिले करना, ढील दे देना, वक्त पे ना करना, फिर वक्त गुजर जाना, किसी बड़ी तब्दीली का कोशिश करना। तो ये बताया ना, आप हुकूमत पे बात करने से गुरेजा क्यों है? क्यों नहीं अभी तक नैब बुला रही उनको? अच्छा, ये हुकूमत तो ज़ाहिर है हुकूमत का बस नहीं चलता। एक और चीज़ भी है, मैं ज़रा पहले ख्वाब को डिस्कस करते हैं। 2020 का वर्ड बोला ना, एक और भी डेवलपमेंट होनी है। आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो भी दिसंबर में इस साल रिटायर हो जाएंगे। तो इसलिए इन पे जो भारी वक्त है, जो ये समझते हैं, वो जो हम समझते हैं वो तो वही है कि ये जिस तरह मर्जी चाहे इंतज़ार करते रहें,
जो भी आर्मी चीफ आएगा, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएगा, वो इस नैरेटिव से और जो रियासत पाकिस्तान एक फ़ैसला किया उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये सफ़र चलता रहेगा। लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब भी दिसंबर में इसी साल रिटायर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ भट्टी साहब कि ये भी वही ख्वाब देख रहे हैं, जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी, जो ख्वाब मरियम बीबी देखती होती थी, जो शरीफ फैमिली देखती थी कि बस जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब रिटायर हुए, जैसे मियाँ साकिब निसार साहब आएंगे मामला सेट हो जाएंगे। राहील शरीफ साहब जाएंगे, जनरल कमर जावेद बाजवा जैसे ही नए आर्मी चीफ आएंगे मामला सेट हो जाएंगे। मामला तो उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से, बर्क रफ्तारी से आगे बढ़े और अकाउंटेबिलिटी मज़ीद सख्त से सख्त होती जा रही है। तो क्या आपसे भी ये पूछूंगा कि 2020 का ये मैच जो खेलना चाह रहे हैं 2020 में, ये मेरी जो है यकीन वही आपका है या वाक़तन ये समझते हैं कि जनाब हम मैनेज करेंगे चीज़ें? नहीं, देखिए अभी तक इनकी तवक्को जो दो चीज़ें आपने पिन पॉइंट की हैं, आसिफ सईद खोसा साहब मेरी सलाह के मुताबिक सो मोटो नहीं लेते, लेकिन बड़े कानूनी और लीगली है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी NRO की वो हिस्सा बने, यकीनन जो मेरा यकीन है। आसिफ बाजवा साहब का तो मुझे 100% कन्फर्म है। आपके साबिक वज़ीर आज़म जब वज़ीर आज़म थे तो उनके पास गए कि जी ये फ्रॉड शराड हो रहा है और मैं इसमें लपेटा गया हूँ, मुझे बचाएं, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा फ़ौज ने किसी काम में इंटरफेरेंस नहीं करनी। अब ख्वाब देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने आपसे एक सवाल किया था, इमरान खान साहब 10 साल हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते रहे कि मुल्क में करप्शन हो रही है, 10 अरब रुपये रोज़ाना करप्शन में लूटा जा रहा है और हो भी रही है, इसमें दो राय है कोई नहीं। आज तक इस हुकूमत ने कितने लोगों के खिलाफ नए रेफरेंस भेजे, ज़रा इस पर रोशनी डालें। उनके ख्वाब छोड़े, इनके ख्वाब नहीं सिर्फ डील के एक बहाने हैं, टाइम गेन करना है। तो नैब भी कार्रवाई नहीं कर रही, क्या वजह क्या है? कहीं तो कोई प्रॉब्लम है ना साबिर साहब। मैं और आप रोजाना बोलते हैं, चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो चुके हैं, ऑर्डर देने के बाद नैब किसी को तलब ही नहीं कर रहा। बट साहब बात ये है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले तो आपने एक बात की है ना कि इन्होंने भी राब्ते किए थे। मैं आपको मज़ीद खबर इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। पिछले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार साहब से पीपल्स पार्टी ने भी राब्ते किए, मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी राब्ते किए, उनको मैनेज करने की कोशिश की, उन्होंने इनकार किया। अभी ये हालिया की बात कर रहा हूँ, बहुत माजी बैद की बात नहीं कर रहा, माजी करीब, इंतहाई माजी करीब की। उसके ये सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं है, पीपल्स पार्टी ने भी राब्ते किए हैं आर्मी चीफ से, फ़ौजी क़यादत से, लीडरशिप से कि जनाब हमारे साथ मामला तय करें, हमें कोई बेल आउट पैकेज दें, हमें कोई सेफ़ एग्ज़िट दें, हमारी जान छोड़ें। लेकिन इनको भी वही जवाब मिला जो नवाज़ शरीफ साहब को मिला था। इसलिए मुस्लिम लीग नवाज़ भी उसी डगर पे चल रही है। वो भी इस साल को पीपल्स पार्टी जिस तरह गुजारना चाहती है वो भी इसी तरह गुजारना चाहती है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा, वो मैं आगे शॉर्ट भी सुनवाता हूँ, जहाँ तक आपने कहा कि कोई नया रेफरेंस, अब नैब हुकूमत ने रेफरेंस नहीं भेजना होता, वो नैब ने भेजना होता है। जो मेरी इतला है, चेयरमैन नैब से मेरी बात भी हुई, उन्होंने तो फिर इधर रोक ले, इधर मुझे एक मिनट साबर नहायत अदब एहतराम से। इसका मतलब है नैब माजी में आज से ज्यादा आजाद थी, ये तो कन्फर्म हो गया। इस हुकूमत आने के बाद नैब पे पाबंदियां आ गई, उन्होंने उनकी हुकूमत के होते हुए तो रेफरेंस भेज दिया। लेकिन इस हुकूमत को कोई ऐसे आई विटनेस, ऐसी शवाहिद नहीं मिले जिससे किसी करप्ट के बारे में रेफरेंस जा सके। आपने मेरी इस्लाह की, मैं आपका ममनू रहता हूँ। नहीं, भट्टी साहब सुने मेरी बात। वो बात यह है कि नैब ने रेफरेंस भेजना है जब चीज़ें सामने आती हैं। मेरी चेयरमैन नैब से बात हुई ना, तो उन्होंने मुझे बताया भी, पिछले प्रोग्राम में भी हमने जब उनको कहा, आपने भी जिक्र किया, मैंने भी, कि अभी कोई हिलजुल नहीं हुई, तो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन तक नहीं पहुंचा था। तो अब उन तक पहुंच चुका है। उस सिलसिले में जो मेरी इत्तलात हैं, कोई 1-2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, मुख्तलिफ़ कमेटीज़ तश्कील दी जा चुकी हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि ये कराची का भी मसला है, पिंडी का भी मसला है, 2-3 वो सारे मिल के ये सारे काम कर रहे हैं। अब उसमें टाइम कितना लगता है ये ज़ाहिर है, ये आपके खदशात वही, जो आपके खदशात हैं वही मेरे हैं कि जैसी डिलेइंग टैक्टिस होता है तो ये मामला होता है। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ भी, भट्टी साहब, यही काम कर रही है कि किसी भी तरीके से चलने नहीं देना। और इमरान खान साहब जब
पार्लियामेंट में, तो शहबाज शरीफ साहब ने कैसे मुखातिब किया, उनको ज़रा सुनिए। जनाब स्पीकर, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बैठे हैं, आज 3.5 महीने बाद तशरीफ लाए, इनको याद आ गई। मैं ये कहना चाहता हूं, ये आपने देखा अपने भट्टी साहब कि उनको पहले तो ये कहा गया कि वो आते नहीं हैं। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर आ गए, जब आए तो उन पे शेम शेम के नारे लगाए गए और ये बाकायदा पहले से प्लानिंग की हुई थी। जो आप बात कर रहे थे ना कि प्रोडक्शन ऑर्डर, तो जमशेद दस्ती साहब एक MNA थे, उन पे इन्होंने पानी चोरी का या क्या पहले तो FIR दर्ज करवाई थी और उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए थे जनाब स्पीकर अय्याज सादिक साहब ने। उनको थाने में रखवाया, उनको हथकड़ियाँ लगवाईं, उनको वहाँ पे जो कुछ उनके साथ हुआ वो बता चुके हैं TV पे आके। तो इनके कवानीन और हैं, बाकियों के लिए कवानीन और हैं। ये तो जिसने भी फैसला किया है PTI के अंदर, पहले उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाते हैं, फिर उनको मिनिस्टर इनकलेव में घर दिया गया, जो भी दिया वो आहिस्ता आहिस्ता इन पे हावी होते जा रहे हैं। मैं माजरत चाहूँगा जी साबर साहब, गुजारिश है। तो एक तो शहबाज शरीफ साहब ने मोहतरम इमरान खान साहब को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा। मैं बताऊं, इन जितने भी पॉलिटिशियन हैं इन सब में कद्दावर शख्सियत इस वक्त इमरान खान साहब है। ये मैं 25 जुलाई की पहले की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके बाद की नहीं। ना बिकता है ना झुकता है, और पाकिस्तान के लिए मोहतरम इमरान खान साहब करना चाहते हैं, वो अलग बात है, कर पाते हैं नहीं करते। शहबाज साहब, आपने इमरान खान को किस बेस पे सिलेक्टेड कर दिया? आपको याद होगा वो शरफ का वो ज़ियाउल हक का रेफरेंडम, उसमें आपका क्या रोल था? आपको याद होगा गैर जमाती इलेक्शन में छांगा मांगा किसने कराया? आपको याद होगा वाई वजीर आला थे तो वो 20-20 DO भेजते थे और आप फ़ोन करते थे 5 मिनट में फैक्स ऑर्डर मुझे भेजो। खुदारा ऐसे ना करें यार। एक, हाँ, मैं PTI की बातें नहीं कर रहा, PTI की बाकी लीडरशिप की नहीं कर रहा, इमरान खान पे कम से कम उंगली ना उठाएं यार। वो करैक्टर में आपसे बहुत बड़ा आदमी है, वो नहीं कामयाब हो रहा या हो नहीं रहा। तो दूसरा, साबर साहब मुझे सिर्फ ये बता दे कि मुझे नहीं पता, रिटायर होकर वो घर चले गए हैं, उन्होंने कहा था 2 महीने में नया फैसला करे, अभी तक तो बुलाया नहीं। फिर ये 2 साल फैसला, फिर 2002 में तो चले जाएगा ना, 2020 तो आ जाएगा। फिर आप भी थोड़ी सी इसकी बारीकी में जाए, कौन कौन किधर किधर दाने बाने मिले हुए हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ स्पॉट फिक्सर तो हैं, वो तो अपना काम दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का जवाब दिया भट्टी साहब इमरान खान साहब ने, वो भी ज़रा सुने। असेंबली में मुझे मौका नहीं मिलता, वो बात नहीं करने देते, इसलिए मैं वो आज आपके सामने करने लगा हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 8 साल एक मिलिट्री डिक्टेटर ने उनको वजीर बना दिया। नवाज शरीफ को एक मिलिट्री डिक्टेटर ने पकड़ के पहले वजीर आला बनाया, IGI उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। शहबाज शरीफ आपका क्या, आप तो भाई की वजह से बाय डिफॉल्ट बन गए हैं सब कुछ। उधर दूसरी तरफ देखो, वो बाप बेटा कागज पकड़ के फिर रहे हैं कि जी हमें विरासत में मिल गई है पॉलिटिकल पार्टी। ये जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत मेरिट का नाम है। ये इमरान खान ने जवाब दिया भट्टी साहब, लेकिन जो बात है वो तो बात तो सच है, लेकिन बात रुसवाई की है। ये इमरान खान साहब को जब ताना देते हैं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का, तो ये ख़ुद भी तो उसी सिलसिले की कड़ी हैं, वहीं से ये पैदा हुए, वहीं से परवान चढ़े। और शेख रशीद साहब की मैं बात करूंगा कि शेख रशीद साहब अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाना चाहते हैं, लेकिन PTI के अंदर ही कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ना भेजा जाए। ये PTI के अंदर भी कोई ऐसा ग्रुप है भट्टी साहब जो इनके लिए सॉफ्ट कार्नर रखता है, करप्ट लोगों के लिए एक अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस चल रहा है, और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस सारे मामले से नावाकिफ़ हैं? साबर साहब, असल बात पिन पॉइंट आपने अब की। मैं आपको यकीन से कहता हूं, जो इस वक्त PTI के लोग हैं, मैं इमरान खान को हमेशा क्रेडिबिलिटी की यकीन से कहता हूं कि वो जेन्युइन आदमी है, करना चाहता है। कुछ लोग उनके साथ बहुत राब्ते में है। आपके शहर से थोड़ा सा दूर होगा अटक, बहावलपुर के कुछ लोग हैं, डेरा गाजी खां के कुछ लोग हैं, अराकीन असम्बली बता देता हूँ, फैसलाबाद और टोबा के हैं, उनके नून लीग से राब्ते हुए हैं। इमरान खान को जो उनकी आंखें और काने हैं वो धोखा दे रही हैं, लेकिन इमरान खान इक़्तिदार में हैं, उनकी मर्ज़ी।
इमरान खान का अपना बस चले तो वो ये गंद साफ करे, क्योंकि इमरान खान कुछ ऐसे लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं जो मादी में किसी और को डिफेंड करते रहे, उससे मादी में किसी और को करते रहे, और आने वाले मादी में अगर इक़्तिदार किसी का हुआ और किसी को डिफेंड करेंगे। पाकिस्तान देखें, जिस खाई में इमरान खान को माशियत तबाह करके दिया गया, उनके लिए एक टीम बड़ी अच्छी चाहिए थी। मेरे ख्याल में इमरान खान को अपनी टीम की तरफ ओवरऑलिंग करनी चाहिए। इमरान खान, अपोजिशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपके कुछ लोगों ने आपको वर्गलाया। बताए ना साबर साहब जो नैब का मुल्ज़म है जेल में होना चाहिए, वो कह रहा है कि नैब के अफसरों को बुलाओ, FIA को बुलाओ, मैं देखता हूँ वो आते गई हैं। आज तक कभी हुआ यार आपने मुल्ज़मों को इन्वेस्टिगेशन करने वालों का मॉनिटर मुकर्रर कर दिया, टीचर मुकर्रर कर दिया, वो उन्हें बुला के डांट रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि 6 महीने में अभी तक कोई गया नहीं। कैसे जाएगा भट्टी साहब? यहाँ पे अंदर हैंड ये हुकूमत, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात आपको ये बताएंगे कि माजी में मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की क़यादत किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करती थी, मैनेज करती थी, उनको नैरेटिव क्या था, बयानिया क्या था, और उनको जब 2 दफ़ा बरतरफ किया गया, 2 दफ़ा, और क्या इल्ज़ामात थे, और वही चीज़ें आज हैं, वही स्ट्रेटजी उनकी आज है, और उसी के ज़रिए वो कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन समझने वाले समझ नहीं रहे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपको लोग बहुत सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, और जो कुछ आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं उन पे उनका ध्यान भी होता है। एक चीज़ तो ये इतला आई है भट्टी साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह का जो वक्त दिया था उसमें 15 दिन गुजर गए हैं। उसमें एक तो ये है कि तमाम शवाहद का जो नई तहकीकाती टीमें हैं वो दिन रात, यानी कि दिन रात से मुराद मुहावरतन बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उनको एग्ज़ामिन कर रहे हैं और उनको उस मयार पे परख रहे हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ में जब ये मामला जाएगा तो इसको किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाएगा। दूसरी बात ये कि ख़बर ये है कि नैब आइंदा वो जो मुकर्ररा मुद्दत है 1.5 माह के अंदर अंदर, 15 दिन गुजर गए, 1.5 माह रह गया, 1.5 माह के अंदर अंदर अहम तरीन शख्सियात के ख़िलाफ़ 4 से 5 रेफरेंस फ़ाइल हो जाएंगे एहतसाब अदालत में। तो मुझे तो लगता है कि ये मंजूर वसान साहब का जो ख्वाब है वो और जो मुस्लिम लीग नवाज़ की धमकियां हैं वो उल्टा काम दिखाएंगी। ये मैं आपको भट्टी साहब यकीन से कह सकता हूँ कि 4 से 5 अहम तरीन शख्सियात के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल होंगे फेक अकाउंट केस में, बैंक अकाउंट, ये जाली बैंक अकाउंट, ये चीज़ है। शायद इसीलिए मुस्लिम लीग नवाज भी साबर साहब ये बताएं जी कि कहीं जरदारी साहब के बारे में खौफनाक देखने वाले ख्वाब को दूसरों से तशबीह नहीं देते कि खौफ के मारे मैं सच भी ना बोलूं और ख्वाब बता भी दूं। क्योंकि मैं जो मंजर देख रहा हूं, जो मंजर कशी हो रही है, जो हालात व वाक़या देख रहा हूँ, जो शहायद इकट्ठे हुए देख रहा हूँ, जो हक़ायक़ देख रहा हूँ, जो जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ करप्शन का, मैं तो उसको उतरता हुआ देख रहा हूँ कि वो पूरा नहीं हो पा रहा मेरी ख्वाहिश के मुताबिक, या अल्लाह ना करे उनके अंजाम के मुताबिक। मैं कौन होता हूँ किसी के लिए बुरी ख्वाहिश रखने वाला। तो इन चीज़ों से जो आपने फरमाया है 4-5, अगर ये खबर सच है, अल्लाह करे ये सच हो, तो फिर 2020 में नहीं 2019 में जेल में तो मुझे कुछ और लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मंसूर साहब को कि यार ख्वाब के असल नाम बता दे, किसको नहीं देख रहे वो पिक्चर में। मैं अब दूसरी, ये तो पीपल्स पार्टी की बातें, मुस्लिम लीग नवाज़ की बातें सुने। वो कहते हैं कि हम इस सिवान को नहीं चलने देंगे, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, और नहीं देंगे। ज़रा सुनाइएगा जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और खुर्शीद शाह साहब ये दोनों क्या फरमा रहे हैं। अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन असेंबली में नहीं आएगा तो फिर इंशाअल्लाह लीडर ऑफ द हाउस भी असेंबली में नहीं आएगा। वज़रा भी पार्लियामेंट में नहीं आ सकेंगे, हम भी नहीं, किसी पार्लियामेंट चलेगी भी नहीं। सीधी सी बात है, अपोजिशन लीडर, अपोजिशन के सिवा पार्लियामेंट कैसे चलेगी। वैसे भी नजर ये आता है कि कोई मिनी डिक्टेटरशिप है, मिनी मार्शल नजर आता है। ये आपने सुन लिया। बट साहब फिर एक और बात की जा रही है, जरदारी साहब ने कहा है कि नए इलेक्शन की तारीख मैं नहीं बता सकता, लेकिन नया इलेक्शन जल्दी आ रहा है। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की स्ट्रेटजी क्या है? इनकी स्ट्रेटजी ये है कि ईवान को, यानी कि पार्लियामेंट को इस कदर मफलूज कर दिया जाए इस साल के एंड में
कि कोई भी चीज़ चलने ना पाए और ये ख़ुद ब खुद ही जो सिस्टम है ये धड़ाम से नीचे गिरे और कोई और ऑप्शन ना रहे, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे होंगे, आसिफ सईद खोसा साहब भी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे होंगे। वो बहुत अच्छा टाइम होगा जब कुछ भी उस तरफ से भी कोई बोल्ड डिसीजन या बोल्ड रिएक्शन नहीं आ सकेगा और हम भी अपना काम कर सकेंगे और पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कैसे स्ट्रेटजी बता रहे हैं, ज़रा सुनिए। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी वहाँ पर इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। शोर होगा, हुल्लड़बाजी होगी, नारे लगेंगे और ऐवान मफलूज हो जाता है। ये हमने माजी में भी देखा है और अभी भी अगर हुकूमत का रवैया यही रहा तो यही चीज़ें होंगी। भट्टी साहब, ये ईवान को मफलूज तो खुद करने जा रहे हैं इस स्ट्रेटजी के तहत कि इस साल 2 अहम तरीन शख्सियात रिटायर होंगी तो उस वक्त हमारे वारे न्यारे होंगे। देखिए साबर साहब, दोनों जो मोहतरम लीडरान के साहब के बारे में आपने गुफ्तगू इनकी सुनाई, ये धमकी है। एक तरफ कहते हैं जमहूरियत को चलने नहीं देता तो दूसरी तरफ खुद कह रहे हैं हमने ईवान को नहीं चलने देना। ओ भाई, जमहूरियत के दुश्मन तो तुम लोग हो। आपने कहा जी अपोजिशन लीडर नहीं आ सकता तो कायदे दूसरे भी नहीं आएंगे। भाई अपोजिशन लीडर पूरी बात बताओ, कौम को गुमराह ना करो और तुम नमाज के करीब मत जाओ जब नशे की हालत में हो। आप ये ज्यादा मुझसे जानते हैं। ये बताओ कि अपोजिशन लीडर नैब का मुल्ज़िम है, उस पर अरबों रुपए का इल्जाम है, सच्चे हैं या झूठे, मैं उसका फैसला नहीं कर रहा, मैं जज नहीं हूं। वो कैसे जा सकता है? उसे जेल में होना चाहिए। यार ये कमाल बात है कि मुल्क का पैसा भी लूटो, अख्तियारत से तजावज भी करो, अपनी अख्तियारत को मिसयूज करो, अपने खानदान को अरबों रुपए दो और फिर आप कहते हो कि जमहूरियत इसमें चलती है कि सारे लुटेरे एक जगह इकट्ठे हो जाए। भाई प्रोटेक्शन ऑर्डर स्पीकर का राइट है ना, वो बेहतर समझे तो 100 दफा बुलाए, लेकिन उनके बुलाने से अगर कानून में रुकावट आ रही है, आपके अदारे काम नहीं कर पा रहे, तो आपको ये भी सोचना है। आप स्पीकर ऑफ हाउस है, असेंबली के हैं तो, लेकिन आप पाकिस्तान के शहरी भी हैं। आपने एक जराइम पेशा लोगों को नहीं प्रोटेक्ट करना। तो मेरा नहीं जाती ख्याल कि ये खुर्शीद शाह के बारे में चौधरी निसार साहब कहते थे इनकी इतनी फाइलें हैं कि ये मुंह नहीं दिखा सकेंगे। भाई सिलेक्टेड काम तुम करते रहे हो 10 साल, पीपल्स पार्टी नून को नहीं छेड़ेगी, नून पीपल्स पार्टी को नहीं छेड़ेगी। अब कोई काम थोड़ा सा चल पड़ा, वो भी मैं तो उसको क्रेडिट देता हूँ चीफ जस्टिस को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, क्योंकि मुझे लगता है अगर वो गए हैं तो कुछ काम रुक गए हैं। जब मौजूदा बाजवा सब जाएंगे तो पता नहीं 2020 के ख्वाब में कौन हो या ना कौन ना हो, लेकिन इमरान खान साहब को इनकी गीदड़ बगी और धमकियों में नहीं आना चाहिए। एहतसाब के सिलसिले अब आगे सुने, शफाफ और तेज कर देना चाहिए। अब आगे सुने। माजी में पहले वो शहबाज शरीफ का सुनाइए जी, सिलेक्टेड वजीर आजम। ये नया नैरेटिव नहीं है, पुराना नैरेटिव है इनका, जरा सुनाइएगा जी। अब ये कोशिश बहुत वाज़ेह हो गई है कि असेंबली के अंदर अपनी पसंद का एक नया डमी कायदे ईवान। पहले शहबाज शरीफ का सुनवाएं, फिर जरा दूसरा सुनवाते हैं नवाज शरीफ साहब का। सुनाइएगा जी। जनाब स्पीकर, सिलेक्टेड वजीर आजम बैठे हैं, आज 3.5 महीने बाद तशरीफ लाए, इनको याद आ गई। मैं ये कहना चाहता हूं, अब जरा सुनिए जी। छोटे भाई ने तो अब कहा है, माजी बैद में बड़े भाई भी इस तरह की गुफ्तगू करते रहे हैं कि खुद नहीं है, तो इसका मतलब है डमी वज़ीर आज़म आ रहा है। और अगर ख़ुद बेशक सौदेबाजी करके ही आएँ, बेशक ज़ियाउल हक साहब के चरने पकड़ें, बेशक वो गुलाम इसहाक़ खान साहब के साथ मियाँ शरीफ साहब गए थे गुलाम इसहाक़ खान साहब के पास, और उन्होंने कहा था कि ये नवाज शरीफ को कि ये मेरा बेटा है, आज के बाद मैंने आपके हवाले किया। पहले वो जनरल ज़ियाउल हक के हवाले किया था, जब वो फौत हो गए, शहीद हो गए, तो उनसे लिया, क्योंकि अब उसके बाद अगले बाबा जी के हवाले कर दिया, गुलाम इसहाक़ खान साहब के पास हवाले कर दिया कि अब ये आपके हवाले है। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए जी। अब ये कोशिश बहुत वाज़ेह हो गई है कि असेंबली के अंदर अपनी पसंद का एक नया डमी कायदे ईवान लाया जाए और असेंबली को रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए। भट्टी साहब, सुना आपने? अगर खुद नहीं है तो इसका मतलब है जो भी आएगा वो डमी है। साबर साहब, अर्ज ये है कि खुद इनके माजी में जितने भी इलेक्शन हुए उन पे धांधली के इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी लगाती रही, और पीपल्स पार्टी कामयाब हुई तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी ये करते रहे।
खुद इनके बकौल इनके दौर में होने वाले इलेक्शन धांधली ज़्यादा है, तो ये किस मुंह से डमी कहते हैं? मुझे थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। 40 सालों से 2 जमातों का कब्जा था, माफिया था, समीउल्लाह कलीमुल्लाह पीपल्स पार्टी, नून लीग पीपल्स पार्टी, जनेजो लीग, जरदारी लीग पीपल्स पार्टी, जरदारी लीग भटो लीग पीपल्स पार्टी, इस तरह खेलते रहे। अब एक तीसरी जमात को मौका मिला, वो डिलीवर करती है नहीं करती उस डिबेट में नहीं आते। क्या इनको हुकूमत मिलेगी तो जमहूरियत होगी? क्या जब इक़्तिदार इनके पास रहेगा तो मुल्क के इदारे इंडिपेंडेंट है, जब इनसे इत्तेसाब होगा तो जमहूरियत खतरे में चले जाएगी? जमहूरियत इतनी कमजोर नहीं है, जमहूरियत एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, अगर उसको शफाफियत से चलाया जाए। मजीद तो इन अकल के अंधों को समझाएं कि इक़्तिदार में रहना जमहूरियत नहीं है। भट्टी साहब मजीद सुने, मजीद हम आज सुनवा रहे हैं कि इन्होंने अपना ना स्ट्रेटेजी चेंज की, ना अपने तर्ज हुक्मरानी चेंज की, ना करप्शन को छोड़ा। सदर गुलाम इसहाक खान साहब ने जब इनको पहली दफ़ा घर भेजा, उनकी स्पीच सुने एक पोर्शन, उसके बाद हम बात आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत ने अपनी इक्तिसादी इस्लाहात का बड़ा डंडोरा पीटा था। वो पॉलिसियाँ मुल्क के इक्तिसादी हालत को तबाही के एक ऐसे गड़े तक ले जा रही थी जहाँ से वापसी का शायद कोई रास्ता न हो। दौलत संत खानदानों के हाथों में मरकूज होती जा रही थी। ये बात बुलाई जा रही थी कि गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। मोटरवे को हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा करार दिया जा रहा था। उसे कहीं ज्यादा मुतनाज़े, बदनाम और बदनवानी के इल्जामात से दागदार है। झूठे दावों के बिल्कुल बरक्स 2.5 साल से मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी की हकीकी शरह कुछ न होने के बराबर है। ये नाजरीन आपने सुना सदर गुलाम इसहाक खान साहब का साठ उस वक्त जब बरतरफ किया गया था, और उस वक्त उन्होंने कहा मोटरवे, और आज किसका ढंडोरा है? मेट्रो मुल्तान, मेट्रो पिंडी, मेट्रो लाहौर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद तारीख के झरोके में आपको कुछ और अहम इत्तलात, अहम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। भट्टी साहब, आपको मैंने कहा था कि प्रोग्राम वक्फे के बाद एक और कुछ चीज़ें सुनवाऊँगा। फिर एक और बात भी कि ये इनका जो है ना नैरेटिव, ये बहुत पुराना है कि हमने किसी तीसरे प्लेयर को एंटर नहीं होने देना पॉलिटिक्स में। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी यही तसव्वुर था, यही तसव्वुर हुक्मरानी था उनका भी, कि आपस में खेलते हैं, किसी तीसरे को नहीं आने देना। जब उनके ख़िलाफ़ पहली दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हुआ नवाज शरीफ साहब, उसके बाद उन्होंने एक तकरीर की, वो ज़रा गौर से सुनिए क्या कह रही हैं, ज़रा सुनवाइएगा जी। There is no ill will on our part, there is no malice on our part, but there is an appeal to all our friends, to the honourable members of the House who sit on that side, to think coolly and calmly about the future that we want, and I am sure that they will respond in a spirit which will serve the cause of Pakistan, the people, freedom, constitution and democracy. पॉलिटिक्स में कोई इनफ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। हम 2 पार्टी सिस्टम पर यकीन करते हैं। कोई कोड ऑफ कंडक्ट तय करना चाहिए। एंड इन रिलेशन टू द गवर्नमेंट, मिस्टर स्पीकर, आई वुड लाइक टू इनवाइट। ये थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन ये तसव्वुर उनका पुराना ही है पीपल्स पार्टी का, और उसी तसव्वुर को गालिबन अब भी पीपल्स पार्टी भी, यानी कि भुट्टो फैमिली, जरदारी साहब और शरीफ फैमिली भी उसी तसव्वुर को लेके आगे बढ़ना चाहती है कि कोई तीसरा प्लेयर ना आए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरा प्लेयर घुसाया, तीसरी पार्टी घुसाई। 2 पार्टी सिस्टम को जो उन्होंने अपना एक तसव्वुर बनाया था उससे नुकसान पहुंचा, गेम ख़राब हुई। भट्टी साहब देखिए साबर साहब, ये फैसला सियासी जमातों ने नहीं कहा 2 पार्टी हो, सिस्टम चले, ये अवाम ने करना होता है। जब 2 पार्टी पहले भी थे तो आपको याद होगा बेशुमार लोग दोनों पार्टी को रिजेक्ट करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कामयाब होके आते थे। तो 2 पार्टी का ये तो अवाम की राय है ना, वो साबर साहब को मुंतखब करे, अरशद शरीफ साहब को करे, काशिफ वासी साहब को करे। दूसरी मुझे एक बात का आप सिर्फ मुख्तसर जवाब दीजिएगा। मोहतरम नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक भी एंड में पसंद नहीं रहे थे। आपको नहीं पता जिलानी के खिलाफ भी साजिशें करने लग पड़े थे, ये गवर्नर बन के इंटरफेरेंस कर रहा है। जनेजो से भी इनको इख्तलाफ, गुलाम इसहाक से भी इख्तलाफ, फरूक लगारी से भी इख्तलाफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी 2 दफ़ा इख्तलाफ, जरदारी से भी इख्तलाफ। क्या सिर्फ जमहूरियत इसी का नाम है कि नवाज फैमिली के पास हुकूमत रहे? मुझे रहनुमाई कर दें ज़रा इसमें। ये दोनों का तसव्वुर है भट्टी साहब, दोनों का। अब मैं आपको
चलो दोनों के तो भट्टो और बेनजीर साहब मंजर से चले गए। जरदारी साहब को तो मैं मानता ही नहीं। जरदारी साहब तो बेनजीर के नाम का कर रहे हैं, कितनी देर कर लेंगे, काम ज्यादा नहीं सौदा होगा। मैं आपको शरीफ है, शरीफा खानदान की बताएं मुझे, इनकी क्या सोच है? खानदान क्या क्या है, मैं आपको फारूक लगाई साहब का सुनवा देता हूँ कि वो दोनों जमातों के बारे में क्या राय रखते थे और उनके साथ दोनों जमातों ने क्या सलूक किया, ये आपको पता ही है, ज़रा सुनवाइएगा जी। I did it for sound reasons. Pakistan's image had been tarnished by those in recent times who had taken the mandate of the people as a license to do what they liked. दोबारा चलाएंगे, ब्रेक हो गया, ज़रा सुनाइएगा जी। वो बता रहे थे फारूक लगारी साहब, जब पहली दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया तो बता रहे थे कि किस तरीके से जमहूरियत को अपने हक़ में इस्तेमाल करते हैं, अवामी मैंडेट को इस्तेमाल करते हैं, वसाइल का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ख़जाने, कौमी ख़जाने को किस तरह नुकसान पहुँचाते हैं, वो ज़रा सुनिए। I did it for sound reasons. Pakistan's image had been tarnished by those in recent times who had taken the mandate of the people as a license to do what they liked, as a license to loot and plunder Pakistan, as a license to use Pakistan's resources, taxpayers' hard-earned money, for self-aggrandizement. They built up huge bank balances abroad at the cost of the people of Pakistan and the state of Pakistan. This was destroying democracy and the parliamentary system. The former government and its leaders, especially the former Prime Minister and her husband, brought all this on themselves, that they were indulging in massive corruption, that they had reduced governance in Pakistan to a point where Pakistan was threatened. So this has not tarnished Pakistan's image, this has raised Pakistan's image. भट्टी साहब आपने सुना, पहले हमने नवाज शरीफ साहब, सदर क़याम साख़ा का सुनाया, अब फारूक लगारी साहब का सुना। ये माजी में भी वही हो रहा था जो आज हो रहा है, आज भी ये उसी तरीके से काम कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किसी से सीखा। ये ज़रा आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। देखिए साबर साहब, हकीकत कही, फरूक लगारी साहब ने कौन सी बात गलत कही है, गुलाम इसाक साहब ने, जमहूरियत इसका नाम नहीं है। मैं और मेरा ख़ानदान लूटे, मुल्क का ख़जाना अख्तियारात से तजावज़ करे, जमहूरियत ये है। और कानून और कानून के मुताबिक, मुल्की आइन के मुताबिक एक आप हुकूमत को चलाएं और उसके समरात आम शहरियों तक आए। जब भी कोई भी पार्लियामेंट अपने अख्तियारात से तजावज़ करेगी और मुल्की नुकसाने के लिए नुकसानदेह होगी तो फिर अदारों को जुम्बश लेना होगा। इसी से ही मुल्क की बका है। भट्टी साहब, कुछ और चीज़ें भी हैं लेकिन वो हम कल सुनवाएंगे कि फ़ारूक लगारी साहब पीपल्स पार्टी के बारे में तो आपने सुनवाया, नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या राय रखते थे और क्या होता रहा था। लेकिन आज हम जाते जाते अपने एक दोस्त इंफॉर्मेशन सर्विस के मियाँ जहांगीर साहब और मोहिउद्दीन वानी साहब को ग्रेड 21 में प्रमोट होने पर मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि काफ़ी आज अफसरान प्रमोट हुए हैं। नाज़रीन, कल फिर हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। QTVtutor.com. You can learn by one-on-one live sessions or by easy-to-follow videos whenever and wherever you want. So you can live by Quran teachings. Enroll today. A true learning experience. QTV Tutor. Spreading the light of knowledge.